जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ामिनेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ हम लोग उपस्थित हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सारी की सारी एक क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज के लिए आपकी, तो ज़रूर देखिएगा और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी ज्ञान सागर के टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उस आपके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। सारा कंटेंट आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को केवल डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आपका बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे संविधान की अगर हम बात करें, संविधान में हमारा आपका मूल रूप से 22 भाग थे और अभी के समय हमारे के 25 के करीब भाग हैं। तो इनमें से हम भाग और उनका आर्टिकल्स को देखें तो सबसे पहले हमारा आपका यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स की अगर बात हो रही है तो आपका भाग 1 ठीक है, आपका संविधान का भाग 1 संबंधित है संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आपका आर्टिकल 1 इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका संघ उसके आपके संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जैसे क्या है, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों के संघ के अंतर्गत में भारत में एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, यूनियन की व्यवस्था है, ठीक है। और अमेरिका जैसे देशों में जहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पर फेडरल की व्यवस्था है। फेडरल की व्यवस्था में जो राज्यों के मिलने से किसका निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। और ऐसे में राज्य उस देश से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत कैसी व्यवस्था है, यूनियन आधारित व्यवस्था है। यूनियन आधारित व्यवस्था में देश पहले होगा, उसके बाद में क्या होंगे, राज्य होंगे। और फेडरल आधारित जैसे अमेरिका जैसी देशों में क्या होगा, राज्य पहले होंगे, उसके बाद में आपका देश होगा। तो याद रखिएगा, भारत का जो आपका आर्टिकल 1 है, वो भारत की संरचना को भी बताता है और भारत के नाम की भी व्याख्या करता है, ठीक है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। अगला हमारा आपका जो आर्टिकल सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नवीन राज्यों के भारतीय संघ में प्रवेश संसद द्वारा साधारण बहुमत से आपका किया जाएगा। तो जो आपके जो नवीन राज्य हैं, इनके लिए हमारा आपका कोई आपका स्पेशल आपका प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा। साधारण बहुमत से इनका गठन हो, आपका नवीन राज्यों का प्रवेश होगा। और नवीन राज्यों की स्थापना, देखो यहाँ पर 2 चीजें आपको समझ लेना है, एक प्रवेश होता है, एक स्थापना होता है। प्रवेश हम उन राज्यों के लिए करते हैं जैसे आपके क्या होते हैं, बाहरी राज्य होते हैं। जैसे क्या हुआ था सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को आपका बाहरी राज्य के रूप में आपका 1974 और 5 के ड्यूरेशन में आपका भारत में शामिल किया गया था। तो वो आपके बाहरी राज्यों के लिए आर्टिकल 2 आपके तहत प्रावधान है। आंतरिक राज्यों के लिए जैसे आपका क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन हुआ था, बिहार से अलग करके झारखंड, एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़। ऐसे कई सारे राज्य बनते हैं। तो इन राज्यों को हमारा आपका क्या है, जो उसकी गठन स्थापना का प्रावधान किसमें, आर्टिकल 3 में है। भाग 4 के अनुसार क्या है, आर्टिकल 2 और 3 में किए गए जो प्रथम और चतुर्थ में संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से द्वारा होंगे और इनके लिए आपको संविधान संशोधन की भी आवश्यकता नहीं होगी। एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर किसी राज्य के आपको नाम में बदलाव करना है और ऐसा कुछ करना है, तो आपको जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका आर्टिकल 4 में है आपका, ठीक है। तो आपका ये पहला भाग संविधान का जो आर्टिकल 1 से 4 तक संघ उसके क्षेत्र के बारे में है। आ जाते हैं, अगला हमारा आपका संविधान का भाग 2 किसके संबंधित है, आपके नागरिकता संबंधित है। तो आपका नागरिकता अनुच्छेद आपका 5 से 11 के बीच में है। और इस अगर हम बात करें किसकी, नागरिकता की, तो यहाँ पर आपका जो नागरिकता है, इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 11 है कि नागरिकता संबंधी सभी अधिकार जो आपके किसके पास होंगे, केवल केवल संसद के पास होंगे। मतलब अगर नागरिकता संबंधी कोई भी आपका कानून बनना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, केवल केवल संसद है। राज्यों के पास में नागरिकता संबंधी कोई भी अधिकार नहीं है कि राज्य आपके नागरिकता संबंधी विधि का निर्माण करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, भारत के जो आपके नागरिक होते हैं जो देश या विदेश में रहते हैं, उनके लिए भी नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इनके लिए आपका क्या होता है, हम लोग 3 टर्म को इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एनआरआई का, ठीक है, नॉन रिलायबल इंडियंस, यानी जो अप्रवासी भारतीय होते हैं, पीआईओ और ओसीआई, ठीक है। अभी ये पीआईओ और ओसीआई कार्ड को आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। तो यहाँ पे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक, और सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेश में रहने वाले समुद्र पारी भारतीय नागरिक। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लागू होते हैं किसके लिए, आपके नागरिकता के लिए। और ये आपका आर्टिकल 111 के आपको याद रखना है, नागरिकता संबंधी। अब देखो, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हमारे किसका, मूल अधिकारों को उल्लेख है। यहाँ पर हम भी हमारे पास में केवल आपके इधर 12 और 13 है, बाकी जो मूल अधिकार है हम लोग अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि आपका 12 में किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। राज्य से मतलब क्या होता है, आपके स्टेट नहीं है ये, आपका सोचो कि राज्य जैसा भारत में जो भी वर्तमान में राज्य हैं, राजस्थान, एमपी, यूपी वगैरह, ऐसे प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर राज्य से तात्पर्य क्या है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर राज्य से तात्पर्य क्या है, कोई भी ऐसी संस्था, व्यक्ति या निकाय, ठीक है, कोई भी ऐसी संस्था, व्यक्ति, निकाय
या संस्था जो क्या कर सके, बहुत आसान शब्दों में समझिएगा, जो क्या कर सके, विधि का निर्माण कर सके, विधि का निर्माण, विधि मतलब कानून, विधि का निर्माण कर सके, उसमें क्या कर सके, परिवर्तन कर सके, उसमें क्या कर सके, संशोधन कर सके, या उसे क्या कर सके, समाप्त कर सके, वो आपके किस में आ जाते हैं, राज्य में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी ऐसा निकाय हो सकता है, वो क्या क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपका स्थानीय निकाय, ठीक है, स्थानीय निकाय की बात करते हैं, आपके जिले में स्थित आपकी नगर पालिका या जो भी आपका नगर निगम वगैरह, ऐसी कोई भी संस्था, ये अपने आप में क्या है, एक आपका राज्य के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि ये आपके नियमों का निर्माण करती है, उन्हें समाप्त कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है। अकेले में एक व्यक्ति जो डीएम होगा, वो आपका अपने आप में वो भी एक आपका राज्य के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि जिले का सारा प्रशासन उसके पास में है और उसके आदेशों पर ही बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसा कि ऐसे एग्जाम्पल मान सकते हैं, जाड़ा चल रहा हो, जाड़े के समय स्कूलों में क्या होता है, डीएम के द्वारा आदेश घोषित करके छुट्टियां कर दी जाती हैं। तो ये जो कानून या नियम जो आपका लागू कराने की शक्ति किसके पास में है, व्यक्तिगत रूप से डीएम के पास में है, तो वो किसके रूप में कार्य करता है, राज्य के रूप में। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 12 किसकी परिभाषा दे रहा है, राज्य की परिभाषा दे देगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, संस्था या निकाय जो किसी विधि का निर्माण, परिवर्तन, संशोधन या समाप्त कर सके, राज्य में हो जाता है। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 भी आपका, ये देखिए केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं। तो 12 अगर 13 की बात करते हैं, तो मूल अधिकारों से संगत कोई भी विधि होगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, पहले तो बात स्वतः समाप्त होगी। मूल अधिकारों से असंगत विधि को क्या माना जाएगा, स्वतः समाप्त माना जाएगा। उसके लिए अगर वो अगर लागू भी होती है, तो वो आपका प्रभावी नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरा, मूल अधिकारों को संरक्षण करता, मूल अधिकारों को संरक्षण करता किसको बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूं आपको। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण करता, ठीक है, संरक्षण करता। यदि आपको क्या है कि मूल अधिकारों के लिए आपको कोई डिमांड है, या आपको लगता है कि मूल अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, तो आप उसकी रक्षा के लिए किसके पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत में मूल अधिकार संरक्षण करता किसको बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को। और आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल भी देख लीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, नहीं है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट समोसा खा रहे हो, हैं, खुशबू आ रही है। हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 की हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत में क्या होता है, आपका हाईकोर्ट को संरक्षणकर्ता बनाया गया किसका, आपका मौलिक अधिकारों का, ठीक है। तो ये आया देखिएगा, आर्टिकल 32 और 226 ये आपके सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का संरक्षण करता है किसके, नागरिकों के। तो किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, वो आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की शरण में जा सकता है। तो यहाँ पर संरक्षण करता अगर आपसे पूछे, तो आपको क्या बताना होता है, आपका आंसर सुप्रीम कोर्ट बताना है, ठीक है। और ये मूल अधिकारों से असंगत विधियों के स्वतः समाप्त होने वाली विधि की बात है। और यहीं पर आपका ऐसे न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का ऐसे तो उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन होता है आपका, मतलब किसी भी कानून की पुनर्समीक्षा। हमारे संविधान की विशेषताओं में से एक यही है कि न्यायिक पुनरावलोकन, कि अगर कोई कानून आया है या कोई प्रक्रिया हुई, तो उसकी पुनर्समीक्षा की जाती है कि वो आपका कैसा क्या है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 13 में है। उसके अलावा 14-15 जो हमारे मूल अधिकार है, हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा, ठीक। तो अब आगे क्या है आपका आर्टिकल, जो रिमेनिंग है हम लोग उनको देखते हैं। 13 तक हो गया, अब आपका 33 में देखिएगा, आर्टिकल 33 आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सैनिक और सैनिक बलों या अन्य बलों के कर्तव्यों के उचित पालन और शासन के लिए संसद इनके मौलिक अधिकारों पर आपका निर्बंध नहीं, आपका रोक लगा सकती है, या आपका इनको रोक सकती है। जैसे सैनिक और सैनिक बल होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, तो इनकी बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो ऐसे में इनको बहुत सारी चीजें क्या होती है, आपकी प्रोहिबिटेड होती हैं, मना होती हैं कि आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो उसका उल्लेख है। आर्टिकल 34 भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ लागू होने के संबंध में उल्लेख करता है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल 33 और 34 जो है मूल अधिकारों के कहा है, अपवाद है, इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यदि सेना संबंधित किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ है, जैसे आपने सुना होगा, एक एक्ट होता है अफस्पा, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट,
जो लगता है कहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, चर्चा रहती है। तो यहाँ पर आपके अफस्पा की इन सब कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत में न्यायपालिका भी इनको लागू नहीं करा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 35 के अंतर्गत में क्या है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संसद द्वारा आपके विधि बनाने का अधिकार है। यदि इस अस्पृश्यता का आपका अंत है, आर्टिकल 17 में है, तो यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है या कर रहा है, तो ऐसे में उसको दंडित किया जाएगा। ऐसे संबंध में जो समस्त विधियां होंगी किसके द्वारा बनाई जाएंगी, संसद द्वारा बनाई जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा लिखा अस्पृश्यता अपराध विधि 1955 में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका ये सबसे पहला कानून भी था जिसके अंतर्गत में आपका इस कानून संसद द्वारा बनाया गया था दंड देने वाला अस्पृश्यता के लिए आर्टिकल 17 में। ठीक, तो ये हमारा आपका क्या होगा, आर्टिकल 35 हो गया। आगे देखते हैं भाग 4। भाग 4 में हम बात करते हैं किसकी, डीपीएसपी की, नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, ये हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ये 36 से 51 के बीच में, और सबको पता है ये कहाँ से लिए हुए हैं, आयरलैंड से हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये किसके लिए होते हैं, ये मौलिक अधिकारों की बात करते हैं जिसके पहले हम लोगों ने पढ़े हैं, वो किसके अधिकार है, नागरिक के अधिकार है। ठीक है, क्या है, नागरिक के अधिकार है, और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के क्या रखते हैं, आपका प्रभाव रखते हैं। सरकार आपके नागरिकों को अधिकार देती है लेकिन उन पर रोक भी लगाती है, दोनों चीजें हैं। हमें घूमने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी चले जाएंगे। हमें कुछ करने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करेंगे। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि इसके डीपीएसपी की, जो हमने कहाँ से लिए है, आयरलैंड से लिए हैं। डीपीएसपी केवल केवल किसके लिए है, राज्य के लिए है, और राज्य के लिए आपके सुझाव पर है। इन्हें सबसे बड़ी बात है, न्यायालय द्वारा आपका लागू नहीं करवाया जा सकता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन राज्य का एक कर्तव्य होता है कि जब भी वो कोई कानून बनाए या कोई नियम या प्रक्रिया लागू करे, तो ऐसे केस में क्या करे कि वो इन डीपीएसपी को दिमाग में रखे कि हाँ, इनके आधार पे मुझे आपके कानून लाना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझ लेना, डीपीएसपी का उद्देश्य होता है आपका, ठीक, डीपीएसपी का उद्देश्य होता है किसका, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसका उद्देश्य होता है, आपका डीपीएसपी का उद्देश्य होता है। क्लियर की सी बात है। चलिए आगे देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे डीपीएसपी में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो इसमें से यहाँ पर भी देखिएगा 36 में किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। और ये आर्टिकल 12 जो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टेट का, कि कौन कौन आपका विधि बनाएगा, कैसे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चलती है। आर्टिकल 37 बोलता है नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये कैसे है, विवाद योग्य नहीं है, कि इनके बेस पर कोई आपका केस बन जाए कि सरकार मुझे ऐसा नहीं दे रही, ऐसा नहीं दे रही, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आर्टिकल 39 का डी बहुत इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने, ऐसे भी केवल इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, लेकिन आपके कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ज्यादा ध्यान देने हैं। यहाँ पे क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 का डी। ठीक है, ये है। और 39 के ए में क्या है, यहाँ पर 39 के ए की बात करते हैं, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता है, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से मतलब क्या होता है, जैसे आपका, आपने सुना होगा सरकारी वकील होते हैं, तो सरकारी वकील जो लोग भी सक्षम नहीं है न्याय पाने के लिए, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए आपके लिए ऐसे प्रावधान होता है। दूसरा हमारा आपका आर्टिकल 39 डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। यानी जैसे क्या होगा, किसी भी आपके कार्यस्थल पर यदि किन्हीं भी व्यक्तियों से समान स्तर का कार्य लिया जा रहा है, तो उनको आपका समान वेतन मिलेगा, पहली बात होता है। एक्सपीरियंस के बेस पे अलग अलग चीजें होती है समय के साथ में, प्रमोशन के साथ में। दूसरा, पुरुष और महिला, ऐसा नहीं है आप लैंगिक आधार पर भेदभाव करोगे और जेंडर बेस आपके इस बायस्ड नेचर की वजह से आप किसी को कम वेतन दोगे या किसी को ज्यादा दोगे, ऐसा नहीं होगा। समान कार्य के लिए क्या होगा, समान वेतन होगा, और आपके समान निःशुल्क विधिक सहायता हो गया। आर्टिकल 40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, आपका क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन के आधार पे क्या हुआ था, हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया गया था, आपके ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक, आगे देखिएगा आर्टिकल 43 का यहाँ पर आपके औद्योगिक प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी का उल्लेख है। और आर्टिकल 43 का खा में सहकारी समितियों का निर्माण व उन्नयन है। ठीक है, लेकिन इसे आपका 97 संविधान संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन इसे आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया, और इसको आपको क्या कर दिया गया था, आपका इस प्रावधान को आपका बाद में रद्द भी कर दिया गया था। तो समझिएगा, यहाँ पर सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो स्थानीय स्तर पर आपके नागरिकों के द्वारा या कुछ समूहों द्वारा किए जाने वाले कार्य संस्थाओं की प्रक्रिया होती है। ठीक,
अगला आर्टिकल 44, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, यानी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी बहुत ज्यादा मांग की जाती है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो केवल आपका भारत का एकमात्र राज्य कौन सा आपका गोवा, जहां पर आपके समान सिविल संहिता लागू है। कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि कौन सा राज्य है आपका रिसेंटली जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया है। कई राज्यों ने ऐसा किया है, अभी आपके कुछ पहाड़ी राज्य थे, उन्होंने आपका भी इसकी घोषणा की है। मैं हिंट भी दे रहा हूं आपको, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगला है आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल व शिक्षा, ये राज्य का दायित्व है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल और शिक्षा ये किसका, आपका राज्य का। ये देखिएगा यहाँ पर आपका क्या था कि पहले इसमें आपका जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन उसे आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत में बना दिया गया, का के अंतर्गत में मूल अधिकार। उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, आपका 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल और शिक्षा। ये 6 वर्ष से कम आयु के बालक, मतलब इन्हीं के लिए आपने देखा होगा कि आपके क्या होते हैं, आपने सुना होगा हमारे आपके आस-पास के क्षेत्रों में आंगनबाड़ी जैसे आपके केंद्र स्थित होते हैं। तो आंगनबाड़ी जैसे केंद्र में उन 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए क्या होता है, सरकार द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। तो ये किसमें आते हैं, आर्टिकल 45 में, जो रिप्लेस हो गए हैं, ये भी समझ लीजिएगा रिप्लेस हो गए। पहले यहाँ पर क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान था, उनको उठा के किसमें डाल दिया गया है, मूल अधिकारों में डाल दिया गया। उसकी जगह पर आपका 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल और शिक्षा है। और आर्टिकल 48 का कहा है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा। प्रत्येक आपके व्यक्ति का भी दायित्व है आपका कि वो आपका ऐसे कामों को करे। अभी हम लोग मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे, तो वहां पर इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा, किसमें, आर्टिकल 48 के काम में है। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, आर्टिकल 50 में, ठीक, आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से मतलब क्या होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी, और जो न्यायपालिका की कार्य प्रणालियां होंगी उन पर आपका कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। दोनों अलग अलग निकाय के रूप में कार्य करते हैं। तो इसी के अंतर्गत में हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए जो गठन की प्रणाली होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपके कौन से, कोलेजियम प्रणाली, जिसके लिए आपका विवाद भी रहता है बहुत ज्यादा आपका, और अभी रिसेंटली भी था। और लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, इस कोलोजियम प्रणाली के अंतर्गत जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को माना हुआ है। ठीक है, तो जो कोलोजियम प्रणाली अगर कभी पूछी जाएगी तो याद रखिएगा किसके संबंधित होती है, जजों की नियुक्ति के संबंध में होती है। तो जजों की नियुक्ति इसी पैटर्न के द्वारा होती है। ये हम लोग फिर कभी ऐसा डिस्कस करते हैं। आगे देखिएगा, अगला है आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, ठीक है, वो हमारे किसके अंतर्गत में, तो आर्टिकल 51 में। और जो आर्टिकल 50 के अंतर्गत 1 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध है, इनके लिए अगर बात करें तो इनके लिए कानून कौन बना सकता है, ठीक है, किसी को पता है यहाँ पे कौन बनाता है अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए आपके यहाँ, आप लोग बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधों के लिए कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, किसी को पता है? बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बता सकते हैं। यूएनओ बच्चा वर्ल्ड लेवल की संस्था है, हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय जो आपके संबंध होंगे उनके लिए कानून का निर्माण केवल केवल किसके द्वारा किया जाएगा, संसद द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के पास में ऐसा अधिकार नहीं है कि वो आप किसी भी देश से जाके बहुत बड़ा आपका समझौता कर पाए स्वयं से। ठीक है, करते हैं समझौता, ऐसा नहीं करते, लेकिन केंद्र की सहमति और अनुमति से होता है, स्वयं से ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऐसे कोई भी नियम होंगे किस द्वारा बनेंगे, संसद द्वारा बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आपका किसमें, आपका आर्टिकल 51 में, ये हमारे आपके आर्टिकल 51 में हो गए। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आगे देखते हैं, आगे हमारे यहाँ पे क्या है आपका संविधान का भाग 4 का आर्टिकल, इसमें क्या है, इसमें 51 के का के अंतर्गत में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अब मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, भारत के संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं थे। यहाँ पर एक समिति होती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, याद करिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति होती है। इसके रिकमेंडेशन पर या इसके सुझाव पर क्या किया गया था आपका, इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वें से, श्योर, 44वें से, ठीक है, हाँ बस। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे बाद में यहाँ पे। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे आपके, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी आपकी, 10 थी। अभी कितने हो गए, 11वां। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये उनका मूल अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। यहीं पे गलती हो रही है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो बच्चों का मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है
कि जो अभिभावक होंगे, माता-पिता होंगे, उन अभिभावकों को देखिए कर्तव्य की बात होती है, तो कर्तव्य यहाँ पर अभिभावकों का तय किया गया है, बच्चों का नहीं, ठीक है? अभिभावकों का कर्तव्य है, माता-पिता या उनके जो भी गार्जियन होंगे, उनका कर्तव्य ये बनता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा के क्या करें, अवसर उपलब्ध कराएँ। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है? तो यहाँ पे समझने वाली बात है, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका ये रहा। आगे देखिएगा, अब आता है आपका हमारा आपका संविधान का भाग 5। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक है और यहाँ पे क्या है, आपकी जो संघ की व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था है, उसका उल्लेख है। और इसके अंतर्गत में हम आपके राष्ट्रपति, संसद, पूरी संसद का उल्लेख है। संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होगा और आपका जो लोकसभा और राज्यसभा भी शामिल होंगे। तो इन सब का उल्लेख है इसमें। इसी के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट या केंद्र की पूरी संघ की व्यवस्था को पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर संघ है आपका उल्लेख है। तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत में क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो आपकी क्या होगा कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 53 के अंतर्गत में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा, प्रमुख होगा। मतलब सारे काम किसके नाम पे किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। यहाँ पर आपका उसके बाद में आपके आर्टिकल 54 में मुझे कोई बता सकता है क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक, निर्वाचन मंडल, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, ठीक है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हम सबको पता है कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, ठीक है? इन सब के केवल और केवल कैसे, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं लिए जाते। कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, उससे क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। उसके अलावा 2 यूटीज हैं, कौन कौन सी, दिल्ली और पुदुचेरी। तो यहाँ पर अभी तक आपका क्या है कि अभी तो दिल्ली और पुदुचेरी का आपका प्रावधान है, बाकी अभी जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद से अभी उनको भी अभी शामिल किया जाना होगा, ठीक है? तो आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल है, 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति है ना? निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 55 में है। तो यहाँ पर बात करते हैं किसकी, निर्वाचन की प्रक्रिया की। तो निर्वाचन की प्रक्रिया में हमारे आपकी कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, समझिएगा। अगर आप क्या बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर बैठे लोगों में कि कैसे होता है? बस केवल एकल संगमणि है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए देख लीजिएगा, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, अप्रत्यक्ष और खुला की गुप्त, ये 4 चीजें होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक मत प्रणाली, प्रत्यक्ष मतदान और गुप्त मतदान। ये 4 प्रक्रिया फॉलो की जाती है किसके लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ठीक है? तो 4 चीजें याद रखिएगा। तो ये 4 चीजें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सवाल होंगी। तो ये 54 और 55 हो गए। 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि, पद त्याग और क्या है, महाभियोग, महाभियोग नहीं है, ठीक है? ये आपका आर्टिकल 61 में टाइपिंग एरर हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा महाभियोग 61 में यहाँ पर दिया गया है, वो टाइपिंग एरर होगा, ठीक है? तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की क्या है, आपकी पदावधि कितने समय तक रहेगा। अगर मान लीजिएगा राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो राष्ट्रपति के पद खाली होने के कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर आपको चुनाव करा लेना क्या है, अनिवार्य है। और राष्ट्रपति का पद खाली होने के पहले ही आपको चुनाव कराना होगा, ये भी बात है कि ये नहीं राष्ट्रपति की गद्दी खाली हो उसके बाद चुनाव कराइएगा। राष्ट्रपति के पद खाली होने से पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं, ठीक? तो ये आपका ये तो आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के 2 आर्टिकल यहाँ पर आपका 72 लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रीय एसएससी जीडी के पेपर में था, अभी हम लोगों ने जो क्लासेस डिस्कस की हुई है वहां पर भी है, ठीक। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, क्षमादान कर सकता है और क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास भी है। राज्यपाल के पास भी क्षमादान है, राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान है। दोनों के क्षमादान में बहुत बेसिक सा अंतर है, किस चीज का, मृत्युदंड का, ठीक है? याद रखिएगा, मृत्युदंड का अधिकार केवल केवल किसके पास में, माफ करने का, राष्ट्रपति के पास में है।
तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको याद रखना है मृत्युदंड का अधिकार केवल किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। बाकी प्रविलंब, परिहार, लघुकरण, ठीक है, विराम, ये आपके अन्य अधिकार होते हैं जो राष्ट्रपति के पास में होते हैं, 4 अधिकार होते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर क्या है आपका ये आर्टिकल 72 है। इसी के साथ में राष्ट्रपति से जुड़ा एक और आर्टिकल देख लीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर होता है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, ठीक है, राष्ट्रपति के जो भी चुनाव संबंधी क्या होंगे, विवाद होंगे, इन चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई केवल एक केवल कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, किसी भी आपके स्थानीय निकाय या स्थानीय अदालत या फिर हाई कोर्ट में नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल 71 भी यहाँ पर आपको याद करना है 72 के साथ में। ठीक, वापस आ जाइएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर 63 में क्या होगा, भारत क्या होगा, एक आपका उप राष्ट्रपति होगा और जो प्रदेश सभापति किसमें होगा, आपका राज्यसभा का। ठीक है, प्रदेश सभापति मतलब उसको आप काम किसके रूप में करना होगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में या राज्यसभा के प्रमुख के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उस सदन के कौन काम करता है, आपका राज्यसभा का सॉरी आज का उपराष्ट्रपति। ये किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 64 में, 63वीं पॉइंट 64वीं। ठीक है, अभी यहाँ पर 65 में क्या है, राष्ट्रपति की आकस्मिक नियुक्ति पद या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य निर्वहन किया जाएगा। मतलब 65 बोल रहा है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी समस्या हो कि राष्ट्रपति ना हो, उस अवस्था में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो आपका ये आर्टिकल 65 में है। अगला देखते हैं यहाँ पर आपके आर्टिकल क्या दिए हुए हैं। वैसे हो गया, ठीक है, ठीक है, बाद में खत्म करते, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, आपका आर्टिकल 74, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे 74, अगला आर्टिकल देखते हैं 74। 70 में क्या, 4 में क्या, राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी, आपकी एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कार्य जो होगा आपका व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, आपका मेनली मतलब जो राष्ट्रपति के लिए जो भी समस्त कार्य करते हैं वाली संस्था होती है वो मंत्रिपरिषद होती है और इसका उल्लेख आर्टिकल 74 में है। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि केंद्र की पढ़ रहे हो तो केंद्र में हमारा आपका मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा और इसका उल्लेख इसमें आर्टिकल 75 में है। ठीक है, तो 74 में केंद्र की मंत्रिपरिषद है, 75 में आपका क्या है, प्रधानमंत्री है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या करते हैं, बात करते हैं तो वो लोकसभा सदस्यों का क्या होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। याद कर लीजिएगा, ये केंद्र में व्यवस्था लागू होती है, राज्य में भी लागू होती है। राज्य की विधानसभा में भी जो सदस्यों की संख्या होगी मंत्रिपरिषद के, वो राज्य की कुल विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। इसका आपको केवल एक अपवाद मिलता है, कौन सा, आपका दिल्ली का। दिल्ली में बच्चा कितना होता है, आपका 10% होता है। ठीक है, तो दिल्ली 10% पे, बाकी सब जगह पर आपको एक कॉमन फिगर याद रखना है 15% का। ठीक है, तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद सदस्यों की आपका क्या होगा, आपका लोकसभा की संख्या का कितना होगा, 15% होगा। जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे, मतलब मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। प्रक्रिया होगी, प्रधानमंत्री सबसे पहले शपथ लेता है, उसके बाद में कुछ नामों की सूची सौंपता है राष्ट्रपति को, जिसके बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, उन नामों को आपको फाइनल करता है, उनको आपको मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति द्वारा होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, आपके उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व तो यहाँ पे कैसा है, सामूहिक रूप से, यानी किसी भी एक मंत्रिपरिषद के सदस्य की गलती की वजह से सामूहिक रूप से पूरी सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, यदि उस पर आरोप सिद्ध होता है संसद की प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो भी आप तय किए गए हैं। अब जैसे इसमें से क्या विश्वास प्रस्ताव होता है या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव होते हैं, ऐसे कई सारे आपके प्रावधान होते हैं। तो उसके अंतर्गत में क्या होगा, अगर आपका किसी एक व्यक्ति पे भी आरोप सिद्ध होगा तो पूरी सरकार गिर जाएगी लोकसभा में आपकी। ठीक, और याद रखिएगा ये कहाँ पर होगा, केवल लोकसभा में होगा। और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व कहाँ पर सिद्ध किया गया है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। मंत्रियों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता, 2 शपथ दिलाते हैं, पहली पद की, दूसरी किसकी, गोपनीयता की। कि आप रक्षा मंत्री हो तो ये मत बोल दो भैया बंदूकें खरीद रहे हैं पाकिस्तान को उड़ाने के लिए, ऐसे आप नहीं बोल सकते।
और उसके अलावा बिना सदन की सदस्यता के मंत्री केवल 6 माह तक क्या रह सकता है, पद पर रह सकता है। कोई भी आम नागरिक जो सामान्य योग्यता सदन के सदस्य बनने की रखता हो, चाहे वो लोकसभा की या राज्यसभा की या राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद की, वो स मंत्री बन सकता है। लेकिन कंडीशन एक पहली यही है कि उसे क्या करना होगा, सदस्य बनने के 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा। वर्तमान में विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, जैसे कि उन्होंने कहीं चुनाव नहीं लड़ा था और चुनाव नहीं लड़े, लेकिन फिर भी अभी आपका वो विदेश मंत्री हैं। क्यों? क्योंकि वो गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। सदस्य बनने के 6 माह के अंदर उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ के जीता। ऐसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो 2 साल का कार्यकाल था, याद रखिएगा, उन 2 साल के कार्यकाल में पीएम जो मनमोहन सिंह थे, वो आपके असम से क्या रहे हैं, आपके राज्यसभा के सांसद रहे हैं, ठीक है? कहाँ से रहे? असम से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। तो अभी हमारा आपका ये आपका आर्टिकल 75 में है। आर्टिकल 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ये अटॉर्नी जनरल होगा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आपकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये भारत की केंद्र सरकार का, राज्य सरकार नहीं, भारत की केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, जो सरकार को कानूनी मामलों में क्या करता है? सलाह देता है या सरकार का पक्ष रखता है न्यायपालिका में या किसी भी अन्य आपके प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 76 में क्या होता है? महान्यायवादी होता है। इन महान्यायवादी की सहायता के लिए आपको उप महान्यायवादियों की भी नियुक्ति की जाती है। तो ये आपका कौन-सा होगा? आपका आर्टिकल 76 होगा, ठीक। उसके अलावा बाकी आपके जो आर्टिकल्स हैं, वो हम लोग आपका अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आज के लिए आपकी जो क्लास थी वो हेल्पफुल होगी। बाकी हम लोग अगली क्लास में आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।